जय श्री राम। इस बार देरी से वीडियो बनाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बार वेंडिगो की ऐसे कहानियां लेकर आया हूँ जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। वेंडिगो की यह सच्ची कहानियां है जो कि मैं ढूंढकर आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, पुराने आवाज कुछ भाइयों को पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं नए आवाज के साथ यह वीडियो बना रहा हूँ। यह आवाज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप पुराने आवाज को पसंद करते हैं जरूर बताएं। जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि वेंडिगो एक मूल अमेरिकी लोक कथाओं में वर्णित एक ऐसा दानव है जो हिरन की तरह दिखता है, लेकिन वो दो पैरों पर चलता है और लोगों की आवाज की नकल करके उन्हें भ्रमित करता है और उनका शिकार करता है। इसे आज भी अमेरिकी और कनाडा के जंगलों में देखे जाने की घटना सामने आती है। यह वीडियो में कुछ हाइकर्स और फॉरेस्ट रेंजर्स के द्वारा वेंडिगो को देखे जाने की कुछ सच्ची कहानियां हैं। अगर आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे कहानियां लाते हैं जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए कहानियों पर। यह पिछले सप्ताहांत हुआ और मैं अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक उत्साही कैंपर हूं और जंगल में अकेले बाहर जाना पसंद करता हूं। एकांत में कुछ शांति होती है। पिछले वीकेंड मैंने अपना सामान पैक किया और जंगल में एक सुदूर स्थान पर चला गया जहां मैं पहले भी कई बार गया था। यह निकटतम सड़क से लगभग 2 घंटे की पैदल यात्रा है और आप शायद ही वहां किसी और को देखते हैं। पहला दिन घटनाहीन था। शिविर लगाया, कुछ जलाऊ लकड़ी इकट्ठी की और शांति का आनंद लिया। लेकिन उस रात चीजें बदल गईं। यह लगभग 2 बजे था जब मैं अपने टेंट के बाहर कुछ हिलने की आवाज से जागा। यह छोटे जानवरों या हवा की सामान्य सरसराहट नहीं थी, यह भारी आवाज थी, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा हो। मैं वहां लेटा रहा, दिल की धड़कन तेज थी, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या है। 1 या 2 मिनट के बाद आवाज बंद हो गई और मैंने खुद को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी या शायद कोई हिरण था। मैं फिर से सोने की ओर बढ़ रहा था, तभी मैंने यह सुना, एक आदमी की आवाज मदद के लिए पुकार रही थी। यह धीमी थी, जैसे कि यह दूर से आ रही हो, लेकिन शब्दों को समझने के लिए पर्याप्त स्पष्ट थी। मेरा पहला विचार यह था कि कोई खो गया है या घायल है। मैंने अपनी टॉर्च पकड़ी और टेंट का जिप खोला, आवाज को वापस पुकारा और उसी दिशा में जाने लगा। यह अभी भी दूर था, लेकिन मैं बता सकता था कि यह जंगल के अंदर से आ रही थी। मैं उसकी ओर चलने लगा, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह कहां से आ रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब गया, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आवाज हिलती हुई लग रही थी, जैसे कि यह हमेशा थोड़ी दूर ही रहती थी, चाहे मैं कितना भी चलूं। अनंत चलने के बाद मैं रुक गया। आवाज अभी भी मेरे आगे थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे पीछे मुड़ने के लिए चिल्ला रहा था। तभी मैंने पैरों के निशान देखे। पहले तो मुझे लगा कि वे सिर्फ हिरन के पैरों के निशान हैं, लेकिन जब मैंने करीब से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वे गलत थे। पैरों के निशान बहुत बड़े थे। मैंने अब तक जितने भी हिरन देखे थे उनसे कहीं ज्यादा बड़े। और वे सिर्फ खुरों के निशान नहीं थे, वहां कुछ और भी था, जैसे एक अजीब लंबी आकृति जो लगभग उंगलियों जैसी दिख रही थी। जब मैं अपनी टॉर्च के साथ पैरों के निशानों का पीछा कर रहा था तो मेरी दिल में खौफ दौड़ गई। वे आवाज की दिशा में ले जा रहे थे, लेकिन कुछ ने मुझे आगे न बढ़ने के लिए कहा। मैं मुड़ा और शांत रहने की कोशिश करते हुए अपने कैंप की ओर वापस चलने लगा। लेकिन आवाज मेरा पीछा करती रही। अब यह आवाज करीब लग रही थी, जैसे कि यह मेरे ठीक पीछे थी। लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा जंगल और वे लानत भरे पैरों के निशान। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन में कभी इतनी तेजी से आगे बढ़ा हूं। मैं लगभग अपने टेंट की ओर भागा,
मुझे उम्मीद थी कि कोई भी मुझे किसी भी क्षण पीछे से पकड़ लेगा। मैं अभी भी आवाज सुन सकता था, लेकिन मैंने खुद को पीछे मुड़कर न देखने के लिए मजबूर किया। जब मैं आखिरकार अपने कैंप में पहुंचा तो मैंने अपना सामान उठाया और भाग गया। मैंने ठीक से पैकिंग करने की भी जहमत नहीं उठाई, बस सब कुछ अपने बैग में भर लिया और निकल पड़ा। जब मैं जा रहा था तो मुझे लगता है कि मैंने आखिरी बार आवाज सुनी। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपनी कार में वापस नहीं आ गया, और तब से मैं उस जगह पर वापस नहीं गया। मुझे नहीं पता कि मुझे वहां क्या मिला, लेकिन मैं यह पता लगाने की योजना नहीं बना रहा हूं। अगर आप कभी अकेले कैंपिंग कर रहे हैं और किसी को आधी रात में मदद के लिए पुकारते हुए सुनते हैं, तो खुद पर एहसान करें और इसे अनदेखा करें। मेरे पास बस इतना ही है। क्या किसी और ने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है? मैं अभी भी घबराया हुआ हूं। मैं लगभग 1 दशक से पार्क रेंजर हूं और मैंने जंगल में कुछ बहुत ही अजीब चीजें देखी हैं। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं भूल नहीं सकता। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। एक हाइकर के लापता होने की सूचना मिली थी, क्योंकि वह अकेले यात्रा से वापस नहीं लौटा था। यह असामान्य नहीं है, लोग हर समय खो जाते हैं, खासकर जब वे अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकते हैं या इलाके को कम आंकते हैं। मैं उसे खोजने के लिए भेजी गई खोज टीम का हिस्सा था। हमने सामान्य स्थानों की जांच करके शुरुआत की। पगडंडियां, कैंपसाइट, वे स्थान जहां हाइकर अक्सर भटक जाते हैं। कुछ घंटों के बाद हमें उसका कैंपसाइट मिल गया, लेकिन यह एक अजीब स्थिति में था। उसका टेंट अभी भी लगा हुआ था और उसका सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह जल्दबाजी में निकल गया था। वहां से दूर जाने वाले पैरों के निशान थे, नंगे पैर, जो उबड़-खाबड़ इलाके को देखते हुए अजीब था। निशान अनियमित थे, जैसे वह भाग रहा था, लेकिन वे अचानक रुक गए। मैंने टीम को बताने के लिए रेडियो पर संपर्क किया और आगे बढ़ता रहा, यह पता लगाने की कोशिश करता रहा कि वह कहाँ गया होगा। तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जंगल अजीब लग रहा था। वहां बहुत शांति थी, जैसे सभी जानवर गायब हो गए हों। कोई पक्षी नहीं, झाड़ियों में कोई सरसराहट नहीं, कुछ भी नहीं, बस सन्नाटा। मैं जो थोड़ा बहुत निशान था उसका अनुसरण करता रहा और आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मेरा खून जमा दिया। मिट्टी में ये बड़े बड़े खुरों के निशान थे, जो मैंने कभी देखे किसी भी हिरण या एल्क के खुरों से बड़े थे। लेकिन वे सिर्फ खुर नहीं थे, उनके बगल में ये लंबे, लगभग पंजे जैसे निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी उन्हें बना रहा था वह किसी इंसान की तरह सीधा चल रहा था। मैं वहां 1 मिनट के लिए खड़ा रहा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। मेरा पहला विचार यह था कि शायद यह किसी तरह की विकृति वाला भालू है, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि यह समझ में नहीं आ रहा था। भालू इस तरह के निशान नहीं छोड़ते और वे इस तरह चलते भी नहीं हैं। जब मैं वहां खड़ा था, मैंने दूर से कुछ सुना, एक आवाज। यह धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी, लेकिन मैं इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। मदद के लिए पुकार। यह लापता यात्री की तरह लग रहा था, लेकिन आवाज पूरी तरह से गलत थी। इसमें एक अजीब, खोखली गुणवत्ता थी, जैसे कि यह दूर से गूंज रही हो। मैंने उसे पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, बस वह भयानक, निरंतर मदद के लिए पुकार। अपने बेहतर विवेक के विरुद्ध मैं आवाज की ओर बढ़ने लगा। खुरों के निशान उसी दिशा में जा रहे थे और जितना आगे मैं गया उतना ही असहज महसूस कर रहा था। आवाज बार बार दोहराती रही, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। आवाज करीब नहीं आ रही थी, लेकिन निशान ताजा थे, जैसे कि कुछ अभी अभी गुजरा हो।
मुझे एहसास होने लगा कि जो कुछ भी वहां था वह कोई खोया हुआ यात्री नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो मुझे जंगल में और अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन मैंने कहानियां सुनी हैं। उन जीवों के बारे में पुरानी किंवदंतियां जो आपको लुभाने के लिए मानव आवाजों की नकल कर सकते हैं, वे जो जंगल के सबसे अंधेरे हिस्सों में शिकार करते हैं। मैंने कभी उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया, लेकिन वहां खड़े होकर उस आवाज को सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या वे कहानियां सच थीं। मैंने वहीं वापस लौटने का फैसला किया। मैं अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करने के लिए काफी समय से रेंजर हूं और मेरी हर सहज प्रवृत्ति मुझे वहां से निकल जाने के लिए चिल्ला रही थी। मैंने आवाज पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चलने लगा, अपनी आंखें पगडंडी पर रखते हुए और इस भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे जैसे मैं वापस आ रहा था, आवाज और भी हताश, लगभग गुस्से वाली होती जा रही थी। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस आगे बढ़ता रहा, खुद को शांत रखने के लिए मजबूर करता रहा, भले ही मेरी गर्दन के पीछे का हर बाल खड़ा हो रहा था। जब मैं आखिरकार खोज दल के पास वापस पहुंचा तो मैं हिल गया था, लेकिन मैंने जो कुछ देखा या सुना था उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने बस इतना बताया कि मैं रास्ता भूल गया था और जब तक हमें और संसाधन नहीं मिल जाते तब तक खोज बंद करने की सिफारिश की। हमें वह यात्री कभी नहीं मिला। आधिकारिक तौर पर मामला अभी भी खुला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसे कभी पा सकेंगे, कम से कम उसके बचे हुए हिस्से को तो नहीं। अगर आप कभी जंगल में हों और किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुने तो उनकी ओर भागने से पहले 2 बार सोचें। बाहर कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। पिछले सप्ताहांत मैंने अपने शहर के पास जंगल में एक छोटी सी झील पर मछली पकड़ने जाने का फैसला किया। यह एक बहुत ही सुनसान जगह है। कुछ स्थानीय लोगों को छोड़कर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं अपने दादाजी के साथ सालों से वहां जाता रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने अकेले जाने का फैसला किया, बस अपने दिमाग को शांत करने और शांति का आनंद लेने के लिए। मैं सुबह सुबह वहां गया, अपनी मछली पकड़ने की छड़ी, टैकल बॉक्स और एक छोटा कूलर लेकर। जंगल शांत था, बस हवा की पत्तियों को हिलाने और कभी कभार पक्षियों की आवाज आ रही थी। मैंने पानी के किनारे एक अच्छी जगह ढूंढी, सेट किया और अपनी लाइन डाली। कुछ घंटे बीत गए और मैंने ज्यादा कुछ नहीं पकड़ा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं बस शांति का आनंद ले रहा था, किनारे पर पानी की लहरों की आवाज सुन रहा था। लेकिन फिर कहीं से मैंने कुछ अजीब सुना। यह पहले तो धीमा था, लगभग हवा में फुसफुसाहट की तरह। मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या कह रहा था, लेकिन यह सुनने में अजीब लग रहा था। पहले तो मुझे लगा कि यह हवा की चाल है या शायद कुछ दूर के पैदल यात्री, हालांकि जंगल के इस हिस्से में बहुत कम ही लोग आते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आवाज तेज होती गई। यह एक महिला की तरह लग रही थी, लेकिन उसके शब्द अस्पष्ट, लगभग विकृत थे। यह एक ही वाक्य था, बार बार, लेकिन स्वर गलत था, लगभग बहुत शांत, जैसे कि वह वास्तव में खतरे में नहीं थी। अब मैं बेवकूफ नहीं हूं। जब मैं बच्चा था तो मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाया करते थे। परिवार में पुरानी मूल अमेरिकी किंवदंतियां चली आ रही थी। जंगल में रहने वाले जीवों के बारे में कहानियां जो मानव आवाजों की नकल कर सकते हैं, आपको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन्हें वेंडिगो कहते थे। मैं हमेशा उन कहानियों पर हंसता था, यह सोचकर कि वे बच्चों को डराने के लिए हैं ताकि वे शिविर के पास रहें। लेकिन ठीक उसी समय वे कहानियां मेरे दिमाग में वापस आने लगीं। आवाज पुकारती रही। मैं खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा, यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या कोई बाहर है। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज निश्चित रूप से जंगल में झील के पार से आ रही थी।
मेरा एक हिस्सा इसे देखने जाना चाहता था, लेकिन मेरा अंतर्मन मुझे ऐसा न करने के लिए कह रहा था। फिर भी जिज्ञासा ने मुझ पर काबू पा लिया और मैं आवाज की ओर चलने लगा, अपनी दूरी बनाए रखते हुए लेकिन बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करता रहा। जैसे जैसे मैं पेड़ों की कतार के करीब पहुंचा, मैंने मिट्टी में कुछ अजीब सा निशान देखा। निशान वे बहुत बड़े थे, किसी भी जानवर के पैरों के निशान से कहीं ज्यादा बड़े। वे हिरण के पैरों के निशान जैसे दिख रहे थे, लेकिन विकृत, लगभग इंसानी। और जो भी उन्हें बना रहा था वह सीधा चल रहा था। तभी मुझे लगा कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। जैसे ही मैं नीचे झुका, पैरों के निशानों को देखने लगा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वे पेड़ों की ओर चले गए, ठीक आवाज की दिशा में। मैंने अपने दादाजी की कहानियों के बारे में सोचा कि कैसे वेंडिगो हमेशा भूखा रहता है, हमेशा शिकार करता है, और कैसे यह लोगों को अपने पीछे आने के लिए धोखा देने के लिए आवाजों की नकल करता है। मैं वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन फिर मैंने उसे देखा। पेड़ों के बीच बहुत दूर कुछ हिल रहा था। वह लंबा था, एक इंसान से कहीं ज्यादा लंबा, लंबे टेढ़े मेढ़े अंगों वाला। उसकी त्वचा पीली, लगभग धूसर दिख रही थी, और मैं कसम खाता हूं कि मैंने सींग देखे, लेकिन सामान्य हिरण की तरह नहीं। ये मुड़े हुए, अप्राकृतिक थे। वह इतनी दूर था कि उसने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं डर के मारे वहीं जम गया। आवाज पुकारती रही, लेकिन अब मैं बता सकता था कि यह किसी इंसान से नहीं आ रही थी, यह उस चीज से आ रही थी। मैं नजदीक से देखने के लिए वहां नहीं रुका। मैं मुड़ा और झील की ओर भागा। मेरा मछली पकड़ने का सामान भूल गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैं बस अपने दादाजी की चेतावनियों के बारे में सोच सकता था। वह मुझसे कहा करते थे, अगर तुम कभी जंगल में किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुनो तो उनकी तलाश में मत जाओ। जंगल आत्माओं से भरा है जो तुम्हें धोखा दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में कभी इतनी तेज दौड़ लगाई है। पूरे समय मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे वह चीज मेरे पीछे थी, मेरे धीमे होने का इंतजार कर रही थी। मैं अभी भी दूर से आवाज को गूंजते हुए सुन सकता था। जब मैं आखिरकार ट्रेलहेड पर पहुंचा और अपनी कार देखी, तो मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अंदर नहीं पहुंच गया। दरवाजा बंद करके उसे पीछे से बंद कर दिया। मैं कांपता हुआ घर चला गया, मुश्किल से समझ पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। मैं तब से उस झील पर वापस नहीं गया हूं और मैं जल्द ही वहां जाने की योजना नहीं बना रहा हूं। मेरे दादा दादी की कहानियां सिर्फ पुरानी किंवदंतियां नहीं थी, वे चेतावनियां थी। और जो मैंने देखा, उसके बाद मैं हर शब्द पर विश्वास करता हूं। अगर आप कभी जंगल में हों और किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुने, तो खुद पर एक एहसान करें और उन पुरानी कहानियों को याद करें। कभी कभी जवाब न देना ही बेहतर होता है। मैं लगभग 40 वर्षों से वन रेंजर हूं और मैंने कई अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, और मेरा मतलब है कि कुछ भी नहीं 1986 की शरद ऋतु में जो हुआ उसके करीब है। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन हाल ही में चारों ओर फैली सभी कहानियों के साथ मैंने सोचा कि इसे अपने सीने से उतारने का समय आ गया है। अक्टूबर का आखिरी समय था, शरद ऋतु आ चुकी थी और पत्ते पहले से ही लाल और नारंगी रंग के थे। पेड़ों पर कंकाल जैसा कुछ दिख रहा था, जिसमें से अधिकांश पत्ते पहले से ही जमीन पर थे। बेन नाम के एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिली थी। वह एक अनुभवी हाइकर था और उसकी पत्नी ने हमें बताया कि वह सप्ताहांत के लिए जंगल में अकेला गया था और कभी वापस नहीं आया। मेरा काम खोज दल का नेतृत्व करना था, जो काफी सामान्य था। हमने सभी सामान्य प्रक्रियाओं को पूरा किया, पगडंडियों, आसपास की झीलों और यहां तक कि कुछ ऑफ-पाथ क्षेत्रों की जांच की जहां अनुभवी हाइकर्स घूमते हैं। उसका कोई निशान नहीं, कोई कैंपसाइट नहीं, कोई गियर नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ दिनों के बाद
खोज दल के ज्यादातर लोग यह मानकर वापस चले गए कि हम बेन को अंततः ढूंढ लेंगे, शायद जिंदा नहीं, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि मैं हार मानने को तैयार नहीं था। जब भी कुछ ठीक नहीं होता तो मुझे हमेशा यह सहज ज्ञान होता है और यह मुझे तलाश जारी रखने के लिए चिल्लाता है। इसलिए मैंने इसे छोड़ने से पहले एक आखिरी बार अकेले ही तलाश करने का फैसला किया। मैं पहले की तुलना में जंगल में और भी अंदर चला गया। जितना मैं आगे बढ़ा मुझे उतनी ही बेचैनी महसूस हुई। हवा अलग लग रही थी, ठंडी, भारी और यह मौत की तरह शांत थी। पक्षी भी कोई आवाज नहीं कर रहे थे, जो अजीब था क्योंकि जंगल का यह हिस्सा आमतौर पर जीवन से भरा होता है। वह सन्नाटा मेरी पहली चेतावनी होनी चाहिए थी। कुछ घंटों की खोज के बाद मुझे कुछ अजीब सा मिला। पैरों के निशान, नंगे पैर, मिट्टी में गहरे और बहुत बड़े। बेन या किसी और के होने के लिए बहुत बड़े, लेकिन वे ताजे थे, वाकई ताजे। मैं उनका पीछा करता रहा, यह सोचकर कि वे शायद किसी सुराग की ओर ले जा सकते हैं, शायद बेन खुद। हालांकि मेरा अंतर्मन मुझे कुछ और ही बता रहा था। तभी मैंने उसे सुना, एक आवाज। यह दूर थी लेकिन समझने लायक थी। मदद के लिए पुकारने की आवाज। यह कमजोर थी, जैसे कि जो भी था उसमें चिल्लाने की ताकत नहीं थी। मैं स्तब्ध रह गया। मेरी सहज बुद्धि ने मुझे बताया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पुकारा, बेन, क्या यह तुम हो? कोई जवाब नहीं, बस वही दोहराया गया। मैंने अपने कंधे से अपनी राइफल खींची और सावधानी से आवाज की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब गया मुझे कुछ और भी अजीब लगने लगा। पेड़ों पर पंजे लगे हुए थे, जैसे कि कोई चीज छाल के बीच से बड़े तीखे पंजे खींच रही हो, उसे छील रही हो। और वे बड़े नंगे पैरों के निशान चारों ओर थे, टेढ़े मेढ़े, जैसे कि कोई आगे पीछे चल रहा हो। आवाज जारी रही, तेज होती गई, लेकिन फिर भी यह गलत लग रही थी। यह काफी हताश करने वाली नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बार बार पंक्तियां सुना रहा हो। मेरी त्वचा में चुभन हो रही थी और मेरे पेट में एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। फिर मैंने उसे देखा। लगभग 50 गज आगे, पेड़ों के बीच में, यह चीज खड़ी थी। मुझे नहीं पता कि उसे और क्या नाम दूं। वह लंबा था, आसानी से 7 फीट से ज्यादा, पतले, लंबे अंगों वाला। उसकी त्वचा पीली थी, ढलती हुई रोशनी में लगभग पारदर्शी, और उसके सिर पर सींग थे, हिरण की तरह मुड़े हुए टेढ़े सींग, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल बेढंगा था। वह दुबला पतला था, जैसे उसने हफ्तों से कुछ खाया ही न हो। और वो आंखें, भगवान, वो आंखें, वे धंसी हुई, काली और खाली थी। लेकिन सबसे बुरी बात, उसका मुंह हिल रहा था और वह आवाज, वही जो मदद के लिए पुकार रही थी, उससे आ रही थी। मैंने अपनी राइफल उठाई, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे पता था कि यह क्या है। मैंने यहां रहने वाले पुराने लोगों और मूल निवासियों से कहानियां सुनी थी। वे इसे वेंडिगो कहते थे, एक ऐसा प्राणी जो लोगों को लुभाने के लिए इंसानों की आवाज की नकल करता है, उनके मांस का भूखा होता है। एक सेकंड के लिए वह चीज मुझे घूरती रही और फिर वह आगे बढ़ गई, तेज, उस आकार की किसी भी चीज से तेज। वह मेरी ओर भागी, भागते समय उसके अंग अस्वाभाविक रूप से मुड़ रहे थे। मैंने गोली चलाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। पहली 2 गोलियां चूक गईं, लेकिन तीसरी गोली सीधे उसके सीने में लगी। उस प्राणी ने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली, जो मैंने पहले कभी किसी जानवर की नहीं सुनी थी, लगभग किसी इंसान की चीख की तरह, लेकिन विकृत, टूटी हुई। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। मैंने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि वह गिरेगा या नहीं। मैं भागा।
मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक भागता रहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे घंटों लग गए। पूरे समय मैं अपने पीछे उस आवाज को सुन सकता था जो अभी भी पुकार रही थी। किसी चमत्कार से मैं अपने ट्रक तक वापस पहुंच गया। मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। रेंजर स्टेशन तक वापस जाते समय मेरा दिल धड़कता रहा। मैंने जो देखा उसकी रिपोर्ट मैंने कभी नहीं की। कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? आधिकारिक तौर पर 1 हफ्ते के बाद खोज बंद कर दी गई। बेन कभी नहीं मिला और उसका मामला अभी भी अनसुलझा है। लेकिन मुझे पता है कि उसके साथ क्या हुआ। वह चीज जो भी थी उसने उसे पकड़ लिया। मैं अभी भी एक रेंजर के तौर पर काम करता हूं, लेकिन अब मैं जंगल के उस हिस्से से बहुत दूर रहता हूं। अगर आप कभी खुद को घने जंगल में पाते हैं और किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुनते हैं तो होशियार रहें। आवाज का पीछा न करें। हो सकता है कि आप वापस न आए। पिछले साल मैंने जंगल में एक छोटा सा केबिन बनाने का फैसला किया ताकि मैं एक जगह पर जा सकूं। आप जानते हैं, शहर से दूर भागने, आराम करने और खुद को अलग थलग करने के लिए एक जगह। यह किसी भी मुख्य सड़क से बहुत दूर है, पेड़ों से घिरा हुआ है और एक नदी के पास है जो शांतिपूर्ण माहौल को और भी बेहतर बनाती है। छुट्टियों के दौरान यह बिल्कुल सही है, जब मैं बस थोड़ी शांति और चुप्पी चाहता हूं। मैंने वहां पहले कुछ ट्रिप दोस्तों के साथ बिताए, लेकिन इस बार मैंने अकेले जाने का फैसला किया। खैर, पूरी तरह से अकेले नहीं, मैं अपने जर्मन शेफर्ड मैक्स को साथ लेकर गया। मैक्स एक बेहतरीन कुत्ता है, सुरक्षात्मक, होशियार और हमेशा सतर्क। मुझे लगा कि उसके साथ रहने पर मैं चाहे कितना भी अकेला क्यों न रहूं, सुरक्षित महसूस करूंगा। हम दोपहर में देर से केबिन में पहुंचे, वहां बस गए और बाकी दिन आराम करते हुए बिताया। सूरज ढल रहा था, पेड़ों के बीच से एक खूबसूरत नारंगी चमक बिखेर रहा था और सब कुछ सही लग रहा था। हालांकि उस रात चीजें एक भयानक मोड़ ले गईं। आधी रात के आसपास मैं मैक्स को सामने के दरवाजे पर गुर्राते हुए सुनकर जाग गया। यह कोई धीमी, जिज्ञासु गड़गड़ाहट नहीं थी, यह गहरी, खतरनाक ऐसी गड़गड़ाहट थी जिसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह कोई हिरन या कोई और वन्य जीव है जो पास से गुजर रहा है। मैंने मैक्स को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। फिर मैंने इसे सुना, कदमों की स्पष्ट आवाज, धीमी, जानबूझकर और भारी, जैसे कि कुछ या कोई केबिन के बाहर घूम रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा। निकटतम पड़ोसी मीलों दूर था और कोई नहीं जानता था कि मैं वहां हूं, तो यह कौन या क्या हो सकता है। मैंने एक टॉर्च पकड़ी और मैक्स को अपने साथ लेकर जांच करने चला गया। आवाज नदी की दिशा से आ रही थी, जो केबिन से लगभग 100 गज की दूरी पर थी। मैक्स तनाव में था, उसके कान खड़े थे और उसकी भौहें ऊपर उठी हुई थी। हम सावधानी से आगे बढ़े। मेरी टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती हुई आवाज का पीछा कर रही थी। जब हम नदी के करीब पहुंचे तो मैक्स का व्यवहार बदल गया। उसने चलना बंद कर दिया और इस एक जगह की ओर उग्र रूप से भौंकना शुरू कर दिया, पेड़ों के बीच एक अंधेरा क्षेत्र जहां प्रकाश ठीक से नहीं पहुंच सकता था। मैंने यह देखने की कोशिश की कि वह किस पर भौंक रहा था, लेकिन पहले तो कुछ नहीं था, सिर्फ परछाइयां थी। लेकिन फिर कुछ हिलने लगा। वह रोशनी के किनारे पर नजर आया और मुझे लगा कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। वह लंबा था, इंसान होने के लिए बहुत लंबा, और उसका शरीर दुबला और टेढ़ा था। उसकी त्वचा पीली, लगभग धूसर थी और उसकी आंखें, वे गहरी, धंसी हुई आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। लेकिन उसके सींग थे हिरण की तरह, हालांकि वे टेढ़े और अप्राकृतिक थे, जो विचित्र कोणों में उसकी खोपड़ी से निकल रहे थे। मुझे तुरंत पता चल गया कि यह कोई जंगली जानवर या इंसान नहीं था।
यह कुछ और था। कुछ गड़बड़ थी। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, वह प्राणी हमारी ओर बढ़ने लगा, पहले धीरे फिर तेज। मैक्स ने संकोच नहीं किया। वह उस चीज पर झपटा, भौंकने और झपटने लगा। मेरे बहादुर लड़के ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वह प्राणी, यह चीज ज्यादा ताकतवर थी, बहुत ज्यादा ताकतवर। मैक्स ने छलांग लगाई और उसके पैर को काट लिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसने अपना हाथ घुमाया और मैक्स को ऐसे एक तरफ धकेल दिया जैसे उसका वजन कुछ भी न हो। मैंने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि आगे क्या होगा। मैं भागा। मैं जितना संभव था उससे कहीं ज्यादा तेजी से भागा, वापस केबिन की ओर। मेरे पीछे मैक्स की भौंकने और गुर्राने की आवाजें, इस भयावह चीख के साथ जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं केबिन में पहुंचा, खुद को अंदर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से दरवाजा बंद कर पा रहा था। मैं मैक्स के लिए वापस बाहर जाना चाहता था, लेकिन वह चीज, मैं उसका सामना नहीं कर सका। मैं पूरी रात वहां बैठा रहा, डर से कांपता रहा, प्रार्थना करता रहा कि मैक्स वापस आ जाए। लेकिन जंगल शांत था, सिवाय उस कभी कभार दूर से आने वाली चीख के। जब सुबह हुई तो मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। मैक्स कहीं नहीं मिला और नदी के पास का इलाका अस्त व्यस्त था। जमीन पर गहरे पंजे के निशान, टूटी हुई शाखाएं और जंगल की ओर जाने वाले बड़े अजीब पैरों के निशान। मैंने तुरंत रेंजर्स को फोन किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। वे बाहर आए, चारों ओर देखा और मुझे आश्वस्त करने की कोशिश की कि यह शायद सिर्फ एक भालू था। लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा और यह कोई भालू नहीं था। रेंजर्स ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आश्चर्यचकित होने पर भालू आक्रामक हो सकते हैं, और मैक्स ने शायद एक को डरा दिया और इस प्रक्रिया में खो गया। मैं उन पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि वे गलत थे। हालांकि मैंने इस पर जोर नहीं दिया। कौन मुझ पर विश्वास करेगा? उनके जाने के बाद मैं उस प्राणी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। इसलिए मैंने ऑनलाइन खोज शुरू की, हर अजीब, पुरानी किंवदंती और क्रिप्टिड को खंगाला जो मुझे मिल सकता था। तभी मुझे वेंडिगो की कहानियां मिली। मूल अमेरिकी लोक कथाओं में इसे जंगल के प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, कुछ ऐसा जो कभी मानव था लेकिन विकृत और राक्षसी हो गया, मानव मांस खा रहा था। यह आवाजों की नकल कर सकता है और लोगों को लुभा सकता है, और यह हमेशा भूखा रहता है। विवरण बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उस रात देखा था। मैं तब से केबिन में वापस नहीं गया। मैं नहीं जा सकता। उन जंगलों में वापस लौटने का विचार, उस चीज का फिर से सामना करना बहुत ज्यादा है। और मैक्स, मुझे हर दिन उसकी याद आती है, लेकिन मुझे पता है कि उस रात जो भी हुआ, उसने मेरी जान बचाई। अगर आप कभी जंगल में सभी से दूर एक केबिन बनाते हैं, तो बस याद रखें, जंगल में हर चीज एक साधारण जानवर नहीं है। कुछ चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हैं और वे हमेशा शिकार करती रहती हैं। तो ये थे आज के कुछ कहानियां। हमारे सर्वे में 70% से भी ज्यादा लोगों ने वेंडिगो की कहानियों को पसंद किया है, तो अब मैं अगले 5 वीडियो इस पर बनाने का सोच रहा हूं, और ये कहानियां आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि आप आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहले ही पा सके। बाकी आज का ये वीडियो और ये वॉइस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।